नमस्कार। मैं प्रोफेसर कविता जोशी हूँ और आज फेसबुक लाइव पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कुछ बातचीत करने आई हूँ। सो यहाँ ख़ास तौर पे आई वुड लाइक टू थैंक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन who have given me this opportunity of speaking about this topic, and especially Dean Professor Dhananjay Joshi, who has been the torchbearer in this connection. He has really invited all enlightened faculties of various colleges, and this way we have built up a collective wisdom for our students. So let's begin with taxonomy of objectives. But before that, I would like to throw some light on what is the relation between educational aims, which are long term, and the objectives, which are the stages in between. For example, if we look at this diagram, so if a person is here and he wants to move here, then he has to take small steps every time so that he can reach his long-term aims. So सोचिए कि एकदम से छलांग लगाकर कोई कहीं पहुंच नहीं सकता, तो हर बार छोटे छोटे स्टेप्स में हमारी लर्निंग होती है, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं और इस तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं। सो हम अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि जब ये विचार ब्लूम और उसके साथियों ने डाल दिया तो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं जिसका नाम आपको जान लेना चाहिए, वो है नॉलेज, स्किल बेस्ड और एटीट्यूड बेस्ड ग्रोथ। तो एम्स हमारे दूरगामी होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स एक सीढ़ी के एक एक कदम की तरह हैं, ठीक है। इसमें 3 डिविजन्स अब आप सामने देख पा रहे होंगे स्लाइड में। कॉग्निटिव यानी कि नॉलेज डोमेन में हमारे पास है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो इन नॉलेज जो है सबसे सरल ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, और सबसे ऊपर का यानी कि मोस्ट डिफिकल्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इवैल्यूएशन। सो सबसे पहले हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, उसके बाद हम उसे समझ पाते हैं, उसके बाद हम उसी ज्ञान को उसके हिस्सों में जाकर ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब हम हिस्सों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके विभिन्न भागों को पूरी तरह से जान लेते हैं, तो फिर हम उनको सिंथेसाइज करके उसकी कंप्लीट पिक्चर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिसे कि हम सिंथेसिस लेवल कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है इवैल्यूएशन। तो यानी कि हम उस सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं, नया कुछ विचार बना सकते हैं। इसी इवैल्यूएशन शब्द को हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, यानी कि ज्ञान के आधार पर आपने कुछ नई चीज का संरचना की, उसकी रचना की। तो देखिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज यानी कि के, सी से कॉम्प्रिहेंशन, ए से एप्लीकेशन, दूसरे ए से एनालिसिस, कर्सर को देख पा रहे हैं आप, एस से सिंथेसिस और ई से इवैल्यूएशन। तो ये आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि किस तरह से इसकी विभिन्न टर्मिनोलॉजी को याद किया जाए। तो ये दोनों ए को अगर हम एक मान लें तो ये देखिए, के, केस। अगर आप इस एब्रिविएशन को याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि नॉलेज डोमेन में के, केस शब्द से, तो इस प्रकार से आप नॉलेज डोमेन के 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी प्रकार से याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा इस स्लाइड में कि हमने कुछ गोलों के माध्यम से नीचे से ऊपर जाते हुए, यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ जाते हुए, सबसे पहले रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन यानी कि अप्लाइंग, उसके बाद एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। इस तरह से ये 6 के 6 उद्देश्य
जब हम इसको पा जाते हैं, रिमेम्बरिंग हमारी याद करना, रिकॉल करना, डिफाइन करना, ये सब चीज़ें, शब्दों को पहचानना आदि हमें मिल जाता है, तो अगला उसका स्तर अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होता है। उस जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसके आधार पर हम अब एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं नई सिचुएशन पर, पुराने इन दोनों ज्ञानों को नई स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया। उससे अगला और मुश्किल है एनालाइजिंग, यानी कि कई स्थितियां दी होती हैं और उनमें एक कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है, उसे एनालाइज करना, या किसी भी ज्ञान के या डेफिनेशन के या थ्योरी के विभिन्न भागों का एनालिसिस करना और उन्हें आपस में जोड़ना। अगला है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब ये है कि कौन सा किस प्रकार से हम हर भाग को जांच पाएं, समझ पाएं और परख पाएं, और उसके बाद इन सब के आधार पर, ये जितने लोअर डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके आधार पर हम कुछ नया क्रिएट कर पाएं। तो ये देखिए, अब ये पिरामिड की फॉर्म में हमने दिखाया है कि जो नीचे के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं नीले रंग में आप देख रहे हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। तो 3 जो नीचे के हैं इन्हें लोअर हाफ माना जाता है और ऊपर के हायर ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं। इस तरह से ये इनका डिफिकल्टी लेवल ऑब्जेक्टिव्स का, उद्देश्यों का बढ़ता चला जाता है। तो अब हम एक तरह से स्मार्ट गोल्स की बात करेंगे। ये बड़े, जो भी उद्देश्य हम किसी भी ग्रुप में बनाएंगे तो वो स्पेसिफिक होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए स्टूडेंट के लिए, मेजरेबल होने चाहिए। अगर वो उसमें कुछ उसकी लर्निंग आउटकम्स होती हैं, कुछ सीख पाता है तो उसको हम नाप भी पाएँ। अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टीचर की इमेजिनेशन से कोई डिफ़िकल्ट ज़्यादा सवाल दे दिए उनके स्तर से तो वो अचीव ना कर पाए बच्चे। तो ये जो अचीवेबल होने चाहिए उद्देश्य ऐसे बनाएं जो अचीवेबल हों, जो जिन्हें विद्यार्थी प्राप्त कर सके। रियलिस्टिक होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की अभी लर्निंग की स्थिति चल रही है, सीखने की स्थिति चल रही है। और टाइम बाउंड होने चाहिए। अब देखिए, स्कूल में हर पीरियड टाइम बाउंड होता है, हर लेसन के लिए टाइम एलोकेटेड होता है। इसके बाद हम जाते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि दूसरे वर्गीकरण में, जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। ये आपकी भावनाओं से संबंधित है, और अफेक्टिव डोमेन जो है, इट इज़ रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड माइंड ऑफ द चाइल्ड। इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन एंड वैल्यूज। तो देखिए, ये निचले स्तर से लेकर ऊपरले स्तर पे सबसे ऊपर वैल्यूज, और कुछ लोग इसे कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं, यानी कि चरित्र का निर्माण। तो जब हम भावनात्मक रूप से चलते हैं तो उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, फिर उसमें रुचि उत्पन्न होती है, फिर उस प्रकार के हमारे एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम उसको, ये मान के चलते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, और उसके बाद उसको अपने चरित्र में सम्मिलित कर लेते हैं। फिर कैसे भी परिस्थिति हो, वो वैल्यू सिस्टम के साथ विद्यार्थी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ पर टीचर को एम्फेसिस देना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन with affective domain. And for example, environment and cleanliness related knowledge is waste if it is not practiced. देखिए, जब हमें वातावरण से संबंधित ये पता चल गया कि सफाई का क्या महत्व है, और जानते हुए भी अगर हम सड़क पर अपनी कार में से कचरा फेंकते हैं तो इसका मतलब हमने जो ज्ञान, जो बातें सीखी, अब उसका जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इसका बुरा उदाहरण है। लेकिन अगर हम वही स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमने क्लासरूम में वातावरण के प्रति सीखा उसे हम अपने जीवन में उतारें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करें,
तो इस तरह से आपने देखा कि अफेक्टिव डोमेन हमारे विचारों से, माइंड से, लाइकिंग से, एटीट्यूड से, हमारे चरित्र से लिंक्ड है। तो इसे याद करने का आसान तरीका है आर वो, यहाँ पे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, और ये 2 आर हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन करके आर वॉक का एक छोटा सा एब्रीवेशन बना लिया ताकि आपको सेकंड डोमेन के सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएं। सो अफेक्टिव डोमेन में टीचर को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो अफेक्टिव डोमेन उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में या क्लास में जो भी गतिविधियां वो करना चाहते हैं उसमें कुछ अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्य भी ज़रूर बनाएं। सो अगली बात है ऑब्जेक्टिव्स इन अफेक्टिव डोमेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग सम गुड मैसेज फ्रॉम द फर्स्ट हायरार्की, यानी कि नॉलेज से जब हमें पढ़ने से कोई ज्ञान हुआ और उससे एक अच्छा मैसेज मिला तो लर्नर ट्राइज टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन पॉजिटिवली। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शो काइंडनेस टूवर्ड्स एल्डर्स and weaker people and they hold honest behavior in day-to-day life situations. So इस तरह से valuing by responding in good ways the students set guidelines for their behavior. तो इस प्रकार से affective domain हमारे चरित्र को बनाने में और अच्छी आदतें उनका विकास करने में, मूल्यों को बनाने में इस प्रकार से सहायता करती है। तो जो भी ज्ञान है अगर उसमें उसी से संबंधित चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं हम तो वो ज्ञान बेकार है। ये हम अभी कार का उदाहरण देकर आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम अगली बात करते हैं कि करेक्टराइजेशन, इसमें जो हम सबसे ऊंचे मूल्य हैं अफेक्टिव डोमेन के, ये हाईएस्ट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक तरह से जो भी क्लासरूम में हो रहा है हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और वो ही हमारे चरित्र को बनाता है। अब हमारे ज़माने में क्या होता था कि स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस, बड़े बड़े लोगों की बहुत अच्छी राष्ट्र प्रेम के प्रति, स्वच्छता के प्रति, ये सब बातें दीवारों पर लिखी रहती थी और आते जाते बच्चों को दोहराती रहती थी। तो इस तरह से एक अच्छे चरित्र का निर्माण स्कूल के अंदर अफेक्टिव डोमेन के तहत किया जा सकता है। तो विभिन्न विषयों में अफेक्टिव डोमेन डेवलप की जा सकती है, जैसे कि मैथमेटिक्स में, यानी कि जब भी कोई मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप पहले तरीका सीखिए, उस तरीके के अनुसार चलिए और इसमें तुक्के नहीं लगाने हैं और गप नहीं लगानी और सीधी बात करनी है। तो एग्जामिनर्स जो हैं वो एक तरह से बड़े तजुर्बेकार लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो जब आप एक अच्छा उत्तर लिखते हैं जिसमें आप सीधी सपाट अच्छे से पॉइंट्स बना के बात करते हैं तो वो आपके ऑनेस्टी को दर्शाता है। इसी तरह से ऑनेस्टी हम साइंस में भी सीख सकते हैं। जब हम लेबॉर्ट्री में काम करते हैं तो अलग अलग लिक्विड्स, अलग अलग केमिकल्स के साथ हम डील करते हैं और उनमें कभी नतीजे हमारे आशा के अनुरूप आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो वहाँ ऑनेस्टी काम करेगी। आप वही रिपोर्ट करिए जो आपके तजुर्बे में, एक्सपेरिमेंट में जो नतीजा आया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अफेक्टिव डोमेन किसी भी विषय में, भाषा हो, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, साइंसेस हो, मैथमेटिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, अफेक्टिव डोमेन का पैदा होना और डेवलप होना विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बात पे हम चलते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है हमारी साइकोमोटर डोमेन की। ये डेव ने ब्लूम की टीम के तहत 1959 में दी और एनसीईआरटी ने भी इस टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। तो इस प्रकार से इसके भी स्तर हैं। जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन के स्तरों की बात की थी, ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन में भी स्तर थे जहाँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बातें सीखते चले जाते हैं। उसी प्रकार साइकोमोटर डोमेन में भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ
विद्यार्थी धीरे धीरे प्रगति करता है। तो उसमें सबसे पहले शुरू होता है इमिटेशन से, यानी कि जैसे अब भाषा का एक छोटा सा उदाहरण दूंगी तो उससे आप इमिटेशन को समझ जाएंगे। जब टीचर हिंदी में बच्चों को मात्राएं सिखाती हैं तो छोटा अ, बड़ा आ, तो ऐसे बच्चे जब टीचर को बोलते हुए देखते हैं तो उसको इमिटेट करते हैं, उन्हीं की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इमिटेशन का एक सबसे निचले स्तर का छोटा सा उदाहरण है। तो इसी में स्टूडेंट्स का एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए क ख ग आदि शब्दों का ज्ञान होने पर फिर हम उनको कैसे जोड़ें और अब हम 2 लेटर वर्ड बना सकते हैं। इसी प्रकार से उसको लिखना कैसे है, तो देखिए साइको मीन्स माइंड, मोटर मीन्स मसल्स, यानी कि जो आपके दिमाग में जो शब्द आ रहा है उस शब्द को हाथ लिखने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, यानी कि साइकी मीन्स माइंड एंड मोटर मीन्स मसल्स। तो माइंड के अकॉर्डिंग मसल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें हम अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरा इसका आयाम है मैनिपुलेशन, यानी कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं अब उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके मैनिपुलेशन के द्वारा आ सकते हैं। जैसे कि हम क लिखते हैं, साधारण का लिख सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा कैलीग्राफिक का लिखने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा और बेहतर जोड़ के लिखना, कर्सिव राइटिंग में लिखना, तो ये मैनिपुलेशन हो गया। आप उसी का को, उसी लिखने को अब आप मैनिपुलेट करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब दूसरा स्तर बच्चे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर अगला स्तर आता है प्रिसीजन का, यानी कि अब आप उसमें मास्टरी प्राप्त करते हैं, उसमें और महारत प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल साफ समझ सकते हैं यहाँ पर अभ्यास का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अनलेस वी प्रैक्टिस अ लॉट at the lower level of the domain of the objective, we cannot reach the next level. When we have mastered second level of objective, then we can reach the next level of objective, which is precision. उससे अगला आयाम है आर्टिकुलेशन का, यानी कि जब हमने डिफरेंट एक्शंस को अलग अलग महारत प्राप्त कर लिया है तो अब हम उन सबको मिलाकर एक अच्छा उदाहरण आर्टिकुलेट, उन सबको जोड़कर एक नया एक्टिविटी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, सीक्वेंस, हार्मनी अमंग द एक्ट्स, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन में आप कभी मत भूलिए कि माइंड और मसल मिलकर काम करना है। मिलकर काम करना है तो बहुत अभ्यास करना है। तो सबसे लास्ट में इसमें नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब अभ्यास करते करते इस स्तर पर पहुंच गए कि वहाँ पर जो चीज़ है वो बिना ज़्यादा मशक्क़त किए, बिना ज़्यादा प्रयास किए जल्दी से बनने लगती है। बहुत इसका साधारण रोज़ घर में दिखाई देने वाला एक उदाहरण है कुकिंग का। जैसे छोटे बच्चे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, फिर धीरे धीरे और बेहतर कुकिंग और थोड़ी सी डिफिकल्ट, और फिर आपने देखा होगा कि मदर्स के लिए तो वो इतनी प्रैक्टिस कर चुकी होती हैं और कुछ फादर्स भी इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनको कुकिंग में बिल्कुल नेचुरल लगता, फटाफट से बिना ज़्यादा मानसिक प्रयत्न किए वो इस स्तर पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार ये नेचुरलाइजेशन की स्टेज हम भाषा में भी ला सकते हैं, यानी कि किसी भाषा पर महारत जब हो जाएगा तो बड़े नेचुरल स्टाइल से आप बहुत कंफर्टेबली उस भाषा को बोल लेंगे। तो ये एक तरह से प्रतिभा का विकास धीरे धीरे एक कदम से होता चला जाएगा। इसमें जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एक मुहावरा है हमारा हिंदी में, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, यानी कि हमें प्रैक्टिस के लिए बच्चों को सीधे से मुश्किल लेवल पर नहीं पहुंचाना है, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
प्रयास कराना है, प्रैक्टिस कराना है, और उसके बाद ही वो उस महारत को ले पाएंगे। सो इस चित्र में आप देख रहे हैं 3 तरह के गोले हैं। 3 H मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शिक्षा में 3H की क्या वैल्यू है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका हेड से संबंध है, यानी कि बुद्धि से, दिमाग से संबंध है। साइकोमोटर डोमेन H फॉर हैंड, यानी कि उसका हाथ यानी कि मसल्स और बुद्धि के साथ संबंध है। तो इन दोनों के बीच में एरो लगाई है। अब कभी भी कॉग्निटिव डोमेन जो है वो साइकोमोटर डोमेन से कभी अलग नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे पर चलते हैं, अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे हार्ट, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स पे संबंधित है। तो हेड, हार्ट एंड हैंड, ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो हम शिक्षा के कुछ आयाम को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार बच्चे शिक्षा में पूर्ण प्रयास करते हुए तीनों विधियों से, तीनों डोमेन्स में जब टीचर उनको ऐसा वातावरण कक्षा में देती है तो बच्चे डेवलप हो पाते हैं। इस तरह से हम तीनों डोमेन्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी एक एब्रीविएशन बना लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो, वरना हमें ये मुश्किल लगता रहेगा कि कैसे इनको याद किया जाए। सो मूविंग ऑन, आई वॉन्ट टू रेफर टू माई स्लाइड नंबर 25। तो उसमें हम देखते हैं कि 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, कोग्निटिव और साइकोमोटर। नन ऑफ द डोमेन्स इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बिकॉज any of the domains could be start for the learning. For example, if I have good attitudes, I can want to learn, so the cognitive domain will develop. If I want to learn something and I have knowledge, then I need skills of typing, learning, observing, writing down, etc. about it. So this is how all 3 domains are linked with each other. तो अब हम आगे चलते हैं कि कुछ नए ट्रेंड्स ऐसे आ रहे हैं हमारे पास कि जिसमें सिर्फ टीचिंग कम्युनिटी को ही टेक्सोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग, पब्लिशिंग इंडस्ट्री देखिए और राइटर्स का ग्रुप देखिए, फैक्ट्रीज देखिए, मैनेजमेंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, तो हर जगह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूवमेंट होती है लोगों की। वो एक हायरार्की में काम करते हैं। तो वहीं ये शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ये वहाँ पर भी उतने ही मीनिंगफुल हैं जितने की शिक्षा में। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एक तरह से टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का प्रसार हो रहा है, फैल रहे हैं। और एजुकेशन और स्कूलिंग जो है वो एक्सक्लूसिव डोमेन्स नहीं है अब ये स्कूल की, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए मेरी उम्र में अब मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ और मुझे कुछ समस्याएं आ रही थी, तो उनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, तो मुझे सीखना होगा। देखिए, जीवन में जब जैसी आवश्यकता हो वैसी ही चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चे नई नई चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं और थोड़ी प्रौढ़ उम्र में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट नई चीज़ें सीखने में कम होने लगता है। लेकिन मैं तो सिफारिश करूँगी कि हमें किसी भी उम्र में नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह से ये बहुत डिज़ायरेबल है इसकी, ये हम चाहते हैं कि हर उम्र वर्ग शिक्षा के उद्देश्यों के साथ जुड़े रहें। न्यू टेक्नोलॉजीज़, कुछ इनोवेशंस आ रही हैं हमारे पास, सच एज वीडियो डिस्क्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग। तो जैसे जब व्हाट्सएप आया था या और इस तरह की टेक्नोलॉजीज आई थी या सोशल नेटवर्क डेवलप हुआ था, तो शुरू में मध्यम मतलब लाइक मिडिल एज ग्रुप इतने कंफर्टेबल नहीं थे। फिर उन्होंने सीख लिया, फिर उन्हें मज़ा आने लगा और फिर धीरे धीरे उन्होंने महारत हासिल कर ली।
तो ये एक तरह से साइकोमोटर डोमेन है जो कि नॉलेज से शुरू हुआ और उसमें रुचि आई, यानी कि एटीट्यूड डेवलप हुए, फिर उन्होंने उसको चला चला के हाथ से प्रैक्टिस कर करके साइकोमोटर डोमेन में एक तरह से उस पर महारत हासिल कर ली। टाइपिंग का एक उदाहरण दे सकते हैं, उसमें उनको जो टाइपिस्ट होते हैं या जो डेटा पे काम करते हैं कंप्यूटर्स पे, तो उन्हें भी तीनों स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। पहले उनको नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, फिर उनको उनका एटीट्यूड होना, करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही नहीं है तो कोई सीख ही नहीं पाएगा, इच्छा है तो वो उस क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। और फिर आएगा साइकोमोटर डोमेन, यानी कि जब आप उस पर काम करने लगते हैं, उंगलियां चलाने लगते हैं, तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें खुलती चली जाती हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सीखने के क्षेत्र में सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि ऑडियंस चेंज हो गई है, सीखने वाले बहुत हो गए हैं। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, बैंक में, और महिलाएं जो घर पर हैं और वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करती हैं, और देखिए यूट्यूब खोलना जान गई हैं, और उनके माध्यम से ये कोविड के टाइम में नई नई तरह की डिशेस बना रही हैं। कुछ लोग वहाँ से बागवानी सीख रहे हैं, कुछ लोग संगीत सीख रहे हैं। तो ये जो नई तरह की गैजेट्स आई हैं, नए तरह की टेक्निकल इनोवेटेड सॉफ्टवेयर्स आए हैं या हार्डवेयर्स आए हैं, इनकी मदद से लोग नई नई चीज़ों को ताउम्र सीखते रहेंगे। तो इस तरह से हम ये सीखने की प्रक्रिया को कंक्लूड करना चाहेंगे कि हमारी सोशल साइंसेस में भी they exist as an increasing tendency towards the formulation and application of taxonomic model, यानी कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की थ्योरी का निर्माण होता है और उसमें वर्गीकरण की पूरी कोशिश की जाती है। कोई भी क्षेत्र हो, सिर्फ शिक्षा का नहीं, आप विज्ञान में जाएं, आप राजनीति में जाएं, आप पोल साइंस में जाएं, इकोनॉमिक्स में जाएं, तो हर जगह वर्गीकरण के इस तरीके को, इस मेथड को यूज किया जाता है। तो ये जो मॉडल्स हैं या क्लासिफिकेशन की जो स्कीम्स हैं, दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड conceptual structures for analyzing both practical and theoretical problems in such diverse areas as learning, theory, curriculum construction, evaluation and administration। यानी कि ये जो हमारी क्लासिफिकेशन की स्कीम है, देखिए ये कहाँ कहाँ मदद कर रही है। सरल से कॉम्प्लेक्स, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हुए। तो प्रैक्टिकल में भी ये होता है कि पहले आसान प्रैक्टिकल कराया जाते हैं, फिर थोड़ी सी उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से हर स्तर पर बच्चों की कुछ लर्निंग आउटकम्स होती हैं, वो कुछ सीख पाते हैं, उनकी मास्टरी होती है और फिर वो अगले स्तर पर बढ़ जाते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में भी इसी तरह से लर्निंग थ्योरीज में, करिकुलम को बनाने में, इवैल्यूएशन करने में और एडमिनिस्ट्रेशन करने में, यानी कि जितना स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन सब के लिए भी क्लासिफिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में यूज़ करते हैं वो। तो जितना स्कूल का स्टाफ है उनको अलग अलग विभागों में विभाजित करके रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्गीकरण जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को मदद करता है, लेकिन वर्गीकरण की ही प्रक्रिया को जीवन के बाकी सब आयामों में, बाकी सब क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अ मेजर फंक्शन ऑफ दीज स्कीमेटा इज टू एनेबल वर्कर्स इन द फील्ड to think more systematically about the problems related to knowledge, attitude and skills in any industry। अब किसी भी इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई नई तरह का इंडस्ट्री शुरू हुआ, उसका काम शुरू हुआ, जैसे अभी कोविड का उदाहरण ले लीजिए कि बहुत सारे काम भारत में इस वक्त कोविड की समस्या की वजह से चाहिए। तो कितनी सारी चीज़ें हमें नई तरह से चाहिए और उनके लिए सीखने की प्रक्रिया फिर बनेगी, और सीखने की प्रक्रिया लगेगी तो तीनों डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, यानी कि साधारण से
मुश्किल की ओर। तो कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो साधारण काम कर लेंगे और जब उनकी महारत हो जाएगी तो फिर वो और बेहतर काम कर पाएंगे। तो अभी एक उदाहरण हमारे पास आया था, एक न्यूज़ आई थी बल्कि अखबार में, कि रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। और देखिए, ये भी एक नए तरह के विचार हैं जिन्हें हम क्रिएटिव आइडियाज़, नॉलेज की जो एपिटोम है, क्लाइमेक्स है, वो है क्रिएटिविटी का एरिया। और उस क्रिएटिविटी में देखिए रेलवे डिपार्टमेंट ने कितना क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने ट्रेन्स को ही एक तरह से अस्पताल के बेड्स की तरह डब्बों में व्यवस्था कर दी। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं और ये एक तरह की पैंडेमिक जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में नए सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। तो तभी किया जा सकता है जबकि पूर्ण ज्ञान हो लोगों को और वो उसके नए नए सॉल्यूशंस निकाल पाएँ। तो जीवन में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है और किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, उसमें नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स तीनों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे किसी व्यक्ति को नॉलेज डोमेन में बहुत अच्छी महारत हासिल है, लेकिन उनका एटीट्यूड में एक समस्या है और इस एटीट्यूड के चलते हुए उनकी नॉलेज बेकार हो जाती है। तो एक साधारण व्यक्ति जिसके एटीट्यूड्स अच्छे हैं, चाहे उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके जो एटीट्यूड्स हैं, काम करने के प्रति जो समर्पण है, वो भावना उनको अच्छे नॉलेजेबल लोगों को हायर करने के लिए बुला लेती है। और इस प्रकार से जैसी स्किल है वो वैसा ही काम करते हैं और इस तरह से आउटपुट देते हैं। तो एक तरह से आज के इस टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम ये समझ पाए इनसे कि क्योंकि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये तीनों डोमेन्स जीवन भर हमारे साथ चलेंगे। तो किसी भी उम्र में सीखते रहना चाहिए और तीनों डोमेन्स में महारत लेनी चाहिए। किसी भी, जैसे हमने शुरू में एक स्टेयरकेस आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जब हम कोई काम सीखना चाहते हैं तो स्टेयरकेस की डायरेक्शन में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो पहले हमें सीढ़ी नंबर 1 पर जाना पड़ेगा, फिर सीढ़ी नंबर 2 पर। ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरह से सीढ़ी 3, सीढ़ी 4, सीढ़ी 5 और बढ़ते चले जाना पड़ेगा, तो हम ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट मारना चाहे तो क्या ये संभव है? यानी कि सीढ़ी 1 से कूदकर सीधा सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो बहुत मुश्किल होगा, हाथ पांव तोड़ा बैठेंगे। तो ऐसे में क्या करना होगा कि धीरे धीरे एक स्टेप करके ले सकते हैं और अपने वांछित गोल्स पर हम पहुंच सकते हैं। So now we have reached almost the end of the video, and I would like to remind you of my Gmail, which is shown on the screen, and also wish you all the very best for your health and forthcoming exams. So take all the precautions, prepare well, and if you don't understand any of the questions or any part of my lecture, there is Gmail given. You can contact me. I would be very happy to answer your questions.